भारतम, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं नेशन 27 हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं खबरों का। संभल हिंसा के आरोपी जफर का मेडिकल कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल कराने ले गई पुलिस। इस वक्त ये बड़ी खबर है, आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। चंदोसी अस्पताल में हुआ आरोपी जफर का मेडिकल। 24 नवंबर हिंसा मामले में हुई है जफर अली की गिरफ्तारी। तो चंदोसी अस्पताल में आरोपी जफर का मेडिकल हुआ है, जो 24 नवंबर हिंसा मामले का आरोपी है। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली का मेडिकल हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच जफर को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल के लिए ले जाया गया और मेडिकल हुआ है आज उसका। तो संभल हिंसा का यह आरोपी है। चंदोसी अस्पताल में आरोपी का जफर अली का मेडिकल हुआ है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर रहे, जहां से उन्होंने बदलते हुए कानपुर की बात की। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना से गंगा की बदलती तस्वीर को लेकर भी क्या कहा, आप ही सुनिए। काल से लेकर के और अर्वाचीन काल तक नए भारत के निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यही कानपुर मां गंगा के सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। कभी देश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर अपने टेक्सटाइल उद्यम के लिए माना जाता था, लेकिन जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयता के प्रति नफरत थी, उन्होंने कानपुर की उद्यमिता को भी पूरी तरह नष्ट करके रख दिया। कानपुर के उद्योग बंद कर दिए गए, कानपुर में बेरोजगारी छाने लग गई, अव्यवस्था पैदा हो गई। ये कानपुर ऐसे लगने लग गया जो कभी देश के 4 महानगरों में जिसकी गिनती होती थी, वह कानपुर नगर वीरान जैसा हो गया। वीरानी छा गई, कनेक्टिविटी से वंचित कर दिया गया, मां गंगा को प्रदूषित कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, हर जगह लाचारी लाचारी। आप याद करिए, जब कानपुर के साथ ये हो सकता है तो देश के साथ इन लोगों ने क्या नहीं किया होगा, देश के संसाधनों में किस कदर लूट नहीं मचाई होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए कानपुर को देखा है। आज कानपुर में यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां प्रारंभ हो गया है। यहां पर टेक्सटाइल के नए हब के रूप में विकसित करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट के एक नए केंद्र के रूप में कानपुर फिर से विकसित होने जा रहा है। ये कानपुर फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं कानपुर से दिल्ली के बीच, अन्य नगरों के बीच फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और रोड कनेक्टिविटी के लिए तो कहना ही क्या है। आउटर रिंग रोड हो या फिर लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को और कम करने में कानपुर से मदद मिलेगी। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आज कानपुर के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। अब ये कानपुर केवल एक बिखरा हुआ नगर नहीं, वीरान नगर नहीं, बल्कि नए भारत का अपनी विरासत और विकास के साथ जुड़ने वाले महानगर के रूप में देखने को मिल रहा है। 2021 में कानपुर की मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है। फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया है।
और अगले कुछ ही महीनों में हम इसके सेकंड फेज को भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। कानपुर आज मेट्रो सिटी भी हो गया है, स्मार्ट सिटी भी हो गया है। कानपुर आज उद्योग को पुनर्जीवित करने वाला सिटी भी हो गया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा भारतवासियों को पुनः दी है। याद करिए, गंगा एक्शन प्लान 1986 में बनी, लेकिन 2014 तक आते आते मां गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गई थी। प्रदूषण का आलम यह था कि गंगा नदी में जलीय जीव नष्ट हो गए थे। उस समय तमाम प्रश्न खड़े होते थे, और आज मैं कह सकता हूं, महाकुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो सपना देखा था गंगा मैया के लिए, आज महाकुंभ की सफलता उसके साथ जुड़ करके और नई ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाई है। गंगा नदी में अब फिर से जलीय जीव दिखाई देने लग गए हैं। डॉल्फिन फिर से दिखाई दे रही है। अब अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हमें हो रहे हैं। यह अपनी विरासत के प्रति हमारे अंतःकरण को प्रस्तुत करता है। अगर विरासत और विकास की जिसने भारत की परिकल्पना को मोदी जी ने हम सबको दिया है, आज उसका साकार स्वरूप हम सबको हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है। ये वही स्वरूप है जो नए भारत के रूप में हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक संगीत सोम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर प्रतिक्रिया दी। सोम ने कहा कि जो अखिलेश यादव कहेंगे वो वही बोलेंगे। साथ ही कहा कि जो राणा सांगा पर टिप्पणी करेगा वो देश में नहीं पनप पाएगा, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मथुरा काशी में जल्द ही एक भव्य मंदिर बनेगा। देखिए, सतपाल मान जी के यहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें देश नहीं दुनिया में जाने वाले रणजीत भाई जी का शबद कीर्तन वहाँ था। तो उस कार्यक्रम का मुझे न्योता था, तो मैं उस कार्यक्रम में आया था और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम इतने अच्छे धार्मिक कार्यक्रम में मुझे आने का मिला। सपा सांसद है रामजी लाल जी, उनके रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। सगा महाराज जी को लेकर देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी। एमएलसी प्रतिनिधि अनूप सारस्वत जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह की सभा सुनने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए एक युवा नेता ने अपने पिता की जेब से 5 रुपए चुराकर जनसभा चुनी थी और उसके बाद से ही वो जन सेवा में जुटे हैं। एमएलसी प्रतिनिधि अनूप सारस्वत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत ने। मैं हूं वेद प्रकाश सारस्वत और आप देख रहे हैं नेशन 27। मेरे साथ में अनूप सारस्वत जी हैं खास बातचीत के लिए, जो कि एमएलसी प्रतिनिधि हैं। उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेशन 27 में। धन्यवाद। आप बहुत ही समय से, काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं इस क्षेत्र में। क्या आपको लगा ऐसा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? क्या आपने ऐसा देखा जो गरीब परिवार हैं उनके साथ, क्या ऐसा आपने घटित देखा जो कि राजनीति में आप आने के लिए उतारू हो गए? मैं छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूँ। मैं पढ़ता था तो राजनीति मेरा शौक हुआ करता था। उस समय मेरे जो पढ़ने वाले सहयोगी साथी थे, तो मैं भी एक गरीब किसान परिवार से था। उस समय मैं कहूँ तो कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो आज लोग इस बात को, मेरे साथी जो मित्र बंधु हैं मेरे साथ पढ़े थे, वो महसूस करते हैं। तो कई ऐसे, हम किसान परिवार के लोग गरीब थे, तो मेरे जो साथी मित्र थे उन पे शर्ट नहीं हुआ करती थी, पहनने के लिए ड्रेस नहीं हुआ करती थी। उसमें मैं भी था। तो हमारा ड्रेस न होते तो स्कूल में कई बार हम लोगों को अपमानित किया, और अपमानित होने के साथ साथ हम सबको निकाल दिया गया। कई बार हमारे 10-12 छात्रों को साथ स्कूल से रस्टिकेट भी किया था। तो उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि मैं राजनीति करूँगा। राजनीति मेरा इसलिए क्षेत्र था, वो एक बार फिर
मतलब हमारे यहाँ एक स्थिति और हुआ करती थी कि गेहूं जब बिकता था तो जब हमारी सभी परिवार के लोगों की कपड़े एक साथ खरीदे जाते थे, तो एक दो जोड़ी हमारी एक शर्ट बनती थी महीने के, साल में 3 शर्ट बनती थी, तो उन्हीं को पहनना, उन्हीं को धोना, अपने आप ही धोता था मैं उस समय। तो 3 बार एक बार वो पहन ली, फिर गंदी हो जाएगी, फिर दोबारा पहनता था। तो ऐसे हमारे 10-12 लोग थे, तो मतलब जो मित्र थे मेरे, तो उन्हीं कैटेगरी में था। तो थोड़ा सा वो कहीं ओबीसी से आते थे, कोई एससी से आता था, लेकिन मेरा कभी ये जाति और उससे ज्यादा लगाव नहीं रहा। उसका कारण ये था कि वो मित्र थे मेरे, तो मेरे दुख के साथी थे। हमने सुना है और आपके बारे में हमने जानकारी भी की है कि आपके जीवन में, राजनीति में आते समय बड़े उतार चढ़ाव जीवन में आए हैं, आपने बहुत संघर्ष किया है। तो क्या आप इस संघर्ष को आगे राजनीति में ले जाएंगे? तो किस मोड़ पे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, क्या गरीबों के लिए क्या ऐसा आपने सोचा है? मैं राजनीति, मेरा कभी व्यवसाय, लोगों का राजनीति में 2 चीजें होती हैं, व्यवसाय करना और एक मदद करना। तो राजनीति मेरा कभी व्यवसाय नहीं रहा और मैं बहुत लो प्रोफाइल से आता हूँ। लो प्रोफाइल, मेरे पिताजी बहुत लो प्रोफाइल थे। मेरा कोई राजनीतिक खानदान कभी रहा नहीं, गरीब परिवार से हूँ, आज भी गरीब हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ईश्वरी कृपा से मैंने जो किया वो पाया, वो अपनी संघर्ष के बदौलत पाया। मैं संघर्ष करता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो उस समय शायद मेरी जेब में, मैं आपको पुरानी एक बात बताता हूँ, माननीय कल्याण सिंह, परम श्रद्धेय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय तो मैं कक्षा 7th का छात्र था। तो उनकी सभा का बड़ा मुझे शौक था। माननीय कल्याण सिंह हृदय सम्राट हुआ करते थे, तो उनकी सभा सुनने के लिए एक बार, मुझे पुरानी बात याद है, तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मथुरा से मुझे बीएन पौत्रा इंटर कॉलेज में उनकी सभा सुनने के लिए जाना था। तो मैंने एक बार, मतलब मेरे पिताजी थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं, पैसा तो है नहीं, उस समय 5 रुपया की बहुत अहमियत हुआ करती थी, तो मैंने अपने पिताजी की जेब से 5 रुपया मतलब चोरी किए और मैं सुबह निकल गया कल्याण स्कूल का बैग लेकर के। लेकिन अब स्कूल से भी हम गोल हो गए, एब्सेंट लग गई, तो पहुंचे कल्याण सिंह जी की सभा सुनी। तो उसी समय मेरे पिताजी भी भाजपा विचारधारा की रहे शुरू से ही, तो वो भी सभा सुन मतलब पहुंच गए किसी के साथ, वहाँ काम करते थे तो लोग ले गए उनको। तो आमना सामना हुआ तो मैं छुप गया और स्कूल में वो पता करने के लिए पहुंचे, तो स्कूल में भी मुझे मतलब पिटाई हुई और घर में भी हुई। लेकिन वो आरोप लगा चोरी के लिए, तो मैंने चोरी की कल्याण सिंह जी की सभा सुनने के लिए, उनके भाषण सुने, उनका अपने अंतर अनुकरण किया। उन्होंने कहा था कि गरीब का परिवार भी राजनीति कर सकता है। ऐसा परम श्रद्धेय स्वर्गीय बाबूजी ने कहा था कि गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है और वही मदद करेगा। तो कभी मेरे जीवन में धन्ना सेठ जो लोग, चाहे समाज के ठेकेदार हों, चाहे कोई भी हो, मैं उनको अपने आगे कुछ नहीं समझता और मेरा उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना है, जो मैं विशेष रूप से किया करता हूँ। सुबह जगते ही शाम तक मैं गरीब, मेरा मुख्य उद्देश्य केवल गरीब है, क्योंकि मैं लो प्रोफाइल गरीब परिवार से आता हूं, तो गरीब का दर्द समझता हूं। ये मेरा रहा है कि गरीब कैसा भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, तो मैंने ये नहीं कि वो ओबीसी का है, वो जाटव है, वो दिवाकर है, वो वाल्मीकि, ऐसा मेरा कभी रहा नहीं। क्योंकि मैं छात्र जीवन में जो पढ़ा है, मैंने समझा है, तो साथ पढ़ते थे, साथ रहते थे। कभी कभी तो मैं, जो मेरे साथ थे, आज भी है मेरी उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उनका खाना भी खा लिया करता था, मतलब घर से हम लोग कभी खाना लेके नहीं गए। तो राजनीति में और आज भी वो मेरी स्थिति रही है। आपको मिल चुका है, आप उससे लोगों का कितना कल्याण करेंगे? क्या ऊपर तक इन गरीबों की बात पहुंचाएंगे? जो कि गरीब लोगों की बातें हैं वो नीचे ही दब के रह जाती हैं, नीचे के स्तर पे ही रह जाती हैं, ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्या इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे आप? माननीय, मैं एमएलसी सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री आशीष जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पार्टी का भी धन्यवाद देता हूँ कि इस गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाने का सौभाग्य दिया। दूसरा, गरीब तो मैं गरीबों की मदद तो करता ही हूँ, उनकी बात रखता हूँ। अभी मुझे, जब मैं क्षेत्र का बनने के बाद में कुछ लोगों ने कहा, मेरे साथियों ने या कार्यकर्ता बंधुओं ने मुझसे कहा कि स्वागत के लिए। मेरा स्वागत किस बात का? ये कोई स्वागत मेरे लिए नहीं है, स्वागत करना तो हम करेंगे। तो मैं क्षेत्र के लिए गया तो मैंने सबसे पहले एमएलसी साहब से आग्रह किया, मैंने कहा मुझे मथुरा के, और मेरे विशेष करके मैं 30 नंबर वार्ड जहाँ मैं जन्मा हूँ, ये मेरी कर्म भूमि जन्मभूमि दोनों यही है, तो उसके लिए मैंने लाइटें स्वीकृत कराई। और अभी मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना पे काम कर रहा हूँ, जिनका पक्का मकान नहीं है और कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के शिकार रहते हैं, और चाहे वो प्रधान से पीड़ित हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य, चाहे किसी से पीड़ित हो, तो ऐसे लोग गरीब हैं, उन पे पैसा भी नहीं है, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। क्योंकि अक्सर गरीब जो है, हर कहीं ना कहीं शोषित और पीड़ित होता है,
चाहे वो गांव का कोई दबंग व्यक्ति उसको पीड़ित करे। तो उस जगह पे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी से मिला था मैं, तो मैंने कहा कि ग्रामीण ये योजना बहुत बहुत सुचारू रूप से चलाई जाए। दूसरा मेरा आयुष्मान कार्ड पे मैं काम कर रहा हूं कि ग्रामीण जो गरीब लोग हैं उनको आज तक आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिला, और मैं समझता हूं अधिकांश जो है पैसे वाले लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, जो मैं सुनता भी हूँ। इस पे भी मैं कैंप लगाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात मेरे फोन पे वार्ता हुई है, तो मैं समय लिया है, उनसे बात रखूंगा। तीसरा बीपीएल कार्ड पे भी गरीब लोगों के नहीं बने हैं, जिनका पक्का मकान है या बीपीएल कार्ड का लाभ जो ले रहे हैं उनको कटवा करके गरीब वास्तविक गरीब है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचारधारा है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है गरीब का घर हो अपना, तो ये पूरी योजनाएं हैं वो आम गरीब आदमी तक पहुंचनी चाहिए। आपने सुना जो हमारे क्षेत्र के, जो इस ब्रज क्षेत्र में जो एक मथुरा के जो गांव हैं उसमें आते हैं, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं वो, और किस तरह से वो राजनीति में आए आपने सुना उनके मुखारबिन से। मैं वेद प्रकाश सारस्वत, नेशन 27। मुरादाबाद महानगर के बुद्धि विहार क्षेत्र के झील स्थान से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में शहीद दिवस यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा सुभाषपा के जिला अध्यक्ष मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी और संगठन मंत्री अमित चौधरी के नेतृत्व में आयोजित की गई। यात्रा दिल्ली रोड से गुजरते हुए चौधरी चरण सिंह चौक से होकर मंडी समिति प्रकाश नगर चौराहा से रामलीला मैदान पहुंची, जहां भारी भीड़ ने एकत्रित होकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और शहीद राजगुरु की याद में नारे लगाए। भारत माता की जय जयकारों के साथ शहीदों के बलिदान को याद किया गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महानगर जिले और अन्य दलों के लोग भी हमारे इसमें शोभा यात्रा में शामिल हुए, और आपने देखा जन सैलाव भगत सिंह के नाम पे कैसा उमड़ा है। इतना हमें भी नहीं पता था कि इतनी भीड़ आ सकती है। हमारा अंदाजा था 6 से 7 हज़ार का, लेकिन 15 से 16 हज़ार की भीड़ हमारे साथ चली। उन सब भाइयों का, पार्टी के लोगों का और अन्य दल से आए उनका, महानगर वासियों का, अन्य जिलों से उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे ही हम बलिदानी क्रांति के वीरों का हम ऐसे ही बलिदान दिवस मनाते रहें, ऐसे ही हमारे भाई हमारे साथ चलते रहें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। संदेश देना चाहूँगा कि आपने देखा है कि हमारे जितने क्रांतिकारी वीर हैं इन्हें स्कूलों में तो याद किया। खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने किसान के घर से ट्रैक्टर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के कब्जे से किसान का चोरी किया गया ट्रैक्टर बरामद किया गया है। इसी के साथ चोरों के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से और जानकारी जुटा रही है। एक घर से नया ट्रैक्टर लगभग 1 साल पुराना चोरी चला गया था। ये वहाँ के नवागंतुक जो SHO है उनके लिए उन्होंने चैलेंज के रूप में इसको चुनौती के रूप में लिया, और इसमें अथक परिश्रम करते हुए साथ ही स्वाट टीम की मदद लेते हुए इसका सफल अनावरण किया है। ट्रैक्टर की सकुशल बरामदगी हुई है, और जो 2 अभियुक्त इसमें घटना में शामिल थे दोनों को गिरफ्तार किया है। कासिम नाम का व्यक्ति, जिसमें पहले से भी कुछ अभियोग पंजीकृत हैं, ये हर्रा खिवाई सरूरपुर जनपद मेरठ का रहने वाला है। इसने अपने साथी भूरा के साथ मिलकर, जो कि फुगाना का रहने वाला है, ये इसको ट्रैक्टर को उठाया था। और भूरा खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां फेक करेंसी को लेकर ये खबर है। नकली नोटों की तस्करी का मामला, और इस मामले में ये बड़ी खबर, पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी में की कार्रवाई। मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 77,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। तो कार्रवाई के बाद आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी है। थाना रोरावर में ये सामने आया है नकली नोट का केस। देखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं नोट, और आरोपी बांग्लादेश से लेकर आते थे ये करेंसी। एक दिन पहले भी अलीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस ने 2.5 करोड़ की नकली करेंसी पकड़ी थी। इस मामले में पुलिस ने 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए हैं। बड़े गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है, जो कि इंडिया में फेक इंडियन करेंसी नोट्स, हाई क्वालिटी FICN नोट्स की सप्लाई करते थे। 3 मुलजिम हमने पकड़े हैं, और उनके कब्जे से हमें करीब 77,000 रुपये फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू ओरिजिनल इंडियन करेंसी, वो बरामद हुई है। कुछ 30,000 के करीब
इंडियन करेंसी बरामद हुई है, स्कूटी बरामद हुई है, 5 मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। ये रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले इसमें से कासगंज के 2 रहने वाले हैं और एक अलीगढ़ का लोकल है। ये पैसे किस तरह का यूज करते थे? ये देखिए पैसे क्योंकि फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, तो ये खुदरा जैसे परचून की दुकान पे कर लिया, सब्जी वाले पे कर दिया, तो ऐसे 500 या 1000 रुपए ये इस तरह से भजाते थे। तो इस तरह से इनने करीब 10 से 15 हजार रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए थे। अब इनके पास ये बड़ी खेप जो है उसको खपाने की फिराक में थे, तो उसी में हमारे पास इंट थी, उसी इंट के आधार पे हमने निकाला। मुजफ्फरनगर में खोए मोबाइल मिलने के बाद स्वामियों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। खोए और गुम हुए 10 स्मार्टफोन वापस मिल गए। करीब 1,85,000 रुपए कीमत के मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोगों ने खाकी के कामकाज की तारीफ की। मेरठ में ऐतिहासिक नौचंदी मेले का उद्घाटन जिले के आला अधिकारी ने किया। 2025 के ऐतिहासिक नौचंदी मेले का शुभारंभ कबूतर उड़ाकर किया गया। सभी अधिकारियों ने नवचंडी देवी मंदिर में हवन यज्ञ किया। इसी के साथ दरगाह बालिमिया पर चादर चढ़ाकर दुआ भी मांगी। आज इस ऐतिहासिक नौचंदी मेले का पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने साथ साथ मिलकर के उद्घाटन किया है और हम लोगों ने सभी धर्मों के देवी देवताओं के यहाँ जैसे उसकी पूजा की है, अर्चना की है। और इस ऐतिहासिक मेले के माध्यम से मेरठ जिले के जितने भी व्यापारी हैं वो तरक्की पाए और जो भी यहाँ के लोग हैं वो आए और अपनी खरीदारी करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया हो या गांव शहर, खबर हर प्रहर जुड़े रहे नेशन 27 के साथ। वंदे भारतम।